तो एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगी। एक गांव था। गांव के एक बहुत बड़े जमींदार, उनके पास बहुत सारे पेड़ जंगल वगैरह, बहुत मतलब लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास बहुत धन भी है। उनके पास एक चरना नाम का व्यक्ति काम करता था। उसका नाम था चरना। चरना बहुत मेहनती, बहुत ही आज्ञाकारी और इतना कर्तव्यनिष्ठ कि कभी भी अपने काम से मन नहीं चुराता, एक्स्ट्रा काम करता था। तो सभी उसे बहुत पसंद करते थे, बहुत मेहनत करता था। कुछ साल बीतते गए और उसका काम था पेड़ काटना, और हर दिन उसे 10 पेड़ काटने होते थे। तो जब शुरू शुरू वो जॉब में ज्वाइन हुआ तो 10 पेड़ आराम से काट लेता था और सभी बहुत खुश थे। 10 पेड़ काटता गया, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता गया। 15 साल उस जमींदार के पास वो काम किया। कुछ और भी कोलिग्स थे जो उसके साथ ही ज्वाइन हुए थे। वो भी पहले 10 पेड़ काटते थे, लेकिन वो धीरे धीरे 15 पेड़ काटने लगे। और ये चरना बहुत मेहनत करता था कि मैं भी उस टारगेट को रीच करूं, मैं भी 15 पेड़ काटूं। बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता था। उसे लगता था कि मैं क्यों नहीं काट पा रहा हूँ, और वो जो मेरे साथ ही ज्वाइन हुए थे 15 पेड़ काट ले रहे हैं। और जमींदार ने जब इंक्रीमेंट दिया तो चरना को इंक्रीमेंट नहीं मिला, और जो बाकी लोग थे जो 15 पेड़ काट पा रहे थे उन्हें इंक्रीमेंट मिला। चरना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस था, इतना मेहनती था, इतना आज्ञाकारी था, पंचुअल था, अपनी जॉब के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड था। तो जमींदार के पास गया बहुत मायूस होकर। उसने कहा कि जमींदार साहब, मुझे लगता है कि ये नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो जमींदार ने कहा कि ये क्या बात होगी, क्यों रिजाइन करना चाहते हो? कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, मैं पूरे मतलब 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं 10 ही पेड़ काट पाता हूँ और वो 15 पेड़ काट ले रहे हैं। क्या है मुझ में, क्या कमी है? तो जमींदार ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि वो 15 पेड़ कैसे काट लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी उतना ही समय है, वो भी तुम्हारी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, तुम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसका मन बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि मैं कैसे पूछूं, कहीं मैं मतलब उनके सामने छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। फिर भी सोचा कि नहीं, मैं जाके पूछ ही लेता हूँ कि वो 15 पेड़ कैसे काटे। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है गाड़ी का। थैंक यू सो मच। तो ये अपने दोस्त के पास गया और पूछा कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा समय तक रहता हूँ, बहुत मतलब 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं 10 ही पेड़ काट पाता हूँ, तुम 15 पेड़ कैसे काट लेते हो? तो उसने कहा कि देखो भाई, पेड़ काटने के लिए औजार की जरूरत होती है, कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, और मैं हर 2 पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़ी को धार करता हूँ, जो एक्स होता है उसको धार करता हूँ, उसको शार्प करता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, अपने लिए समय निकालता हूँ, फिर पेड़ काटता हूँ, फिर 5 पेड़ काटने के बाद फिर धार डालता हूँ, फिर पेड़ काटता हूँ। तुमने कब अपनी कुल्हाड़ी में धार डाली है? तो उसने कहा नहीं, 15 साल पहले जब मैं आया था तभी मैं धारदार कुल्हाड़ी लेकर आया था। अब मेरी कुल्हाड़ी धारदार है या नहीं, चेक करें। तो कहता नहीं, मेरी कुल्हाड़ी हो चुकी है, उसमें धार बहुत कम हो चुका है। वो धार कम होने के कारण वो बेचारा 10 पेड़ से ज्यादा काट नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर व्यक्ति को तब समझ में आता है कि हम जब आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत कुछ सीख कर आते हैं, लेकिन उन सीखे हुए चीजों को बार बार उसे थोड़ा सा ब्रश डालकर उसमें नयापन लेकर आना होगा, हमारे कौशल को और ज्यादा शार्प करना होगा, ताकि हम अप टू डेट रहें। सबके पास अनुभव है, 25 साल 15 साल 20 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ ये चीज हमें पता है, लेकिन
जब तक हम अपने ज्ञान को, अपने कौशल को ज्यादा शार्प नहीं करेंगे, धारदार नहीं करेंगे, समय के अंतराल पर हम कमजोर पड़ते जाएंगे, हमारी मेहनत बेकार होती जाएगी। और उसी धार के लिए हमें इन कार्यशालाओं की आवश्यकता है। हमें बार बार किताबें पढ़नी होगी। एक ही किताब है जो मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हर बार क्लास में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेती हूँ। क्यों? हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट गया हो। हम सब जानते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ते रहने से नई चीजें पता चलती है। किताबें पढ़ना है, सेमिनार अटेंड करना है, दोस्तों से बात करना है, चाहे वो कोई एक 20 साल की लड़की ही क्यों ना हो और एक 50 साल की औरत ही क्यों ना हो, दोनों के पास अलग अलग ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। तो ज्ञान हमेशा तभी हमारे लिए उपयोगी होगा जब वो शार्प है और समय पे हमें याद भी आए वो चीज। तो उसी कौशल को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान के धार को बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं करते रहिए, साथ में ज्वाइन भी करते रहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते रहिए। कल जब मैं डिस्कस कर रही थी तो वनजा मैम ने, सुमिता मैम ने बहुत सारे नए पॉइंट्स दिए हैं। मेरे नेक्स्ट कार्यशाला के लिए कुछ नए पॉइंट्स मेरे लिए रेडी हो गए। तो ये एक ऐसी वेदी है, एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने ज्ञान का, एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करेंगे और पुरानी पड़ चुकी हैं उन सभी चीजों पर थोड़ा सा धूल हटाकर एक नयापन लेकर आएंगे। तो आशा है कि आप सब मेरे साथ रहेंगे और भुवना मैम के साथ रहेंगे 10 कार्यशालाओं में। हाँ मैम, जरूर। यस, और साथ में आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। बहुत अच्छी कहानी सुनाई मैम आपने। आपने। बहुत अच्छी है, बढ़िया कहानी। सच में अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। एकदम सही मैम। मैं देखती हूँ ना, क्योंकि नए पब्लिकेशंस के जो बुक्स हैं वो आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि अच्छा इसे इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हम सब यूज करते हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन में एक्टिविटीज दिए रहते हैं, वर्ग पहेलियां, सीढ़ी बना हुआ, सांप सीढ़ी बना हुआ है और उसमें शब्दों की रचना है मैम। बच्चों से हम सांप सीढ़ी खिलवा सकते हैं हिंदी भाषा की। तो नई नई चीजें किताबों में हैं। अब बस हमें हर पब्लिकेशन के बुक्स को एक बार पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड के। मैं क्लास 1 to 5 पढ़ाती हूँ सोचिए, लेकिन मुझे 6, 7, 8 की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और जो 6, 7, 8 पढ़ते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार 1 to 5 की बुक्स भी जरूर देखिए। 9, 10 जो पढ़ाते हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप 1 to 10 के सभी बुक्स पढ़िए, पब्लिकेशंस, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि ब्रिज कहाँ बनाना है। तो क्लास 2 से 3 पर हमें कौन कौन सी चीजें जोड़नी है ताकि बच्चा आराम से स्मूथली मूव ऑन करे। 5th तक कुछ और लेवल रहता है, 6th में आते ही बच्चा एकदम हाई। तो ये गैप की वजह से बच्चे डर जाते हैं। 8th तक कुछ और लेवल रहता है, 9th में आते थे बड़ा गैप। वो गैप को हमें कम करना है और वो कम तभी होगा जब 1 to 5 के टीचर्स 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ेंगे और 9, 10 के टीचर्स 1 to 10 की बुक्स पढ़ेंगे। हमें सभी के सिलेबस से परिचित होना बहुत जरूरी है। बहुत आवश्यक। यस, एकदम सही। बिल्कुल सही मैम। थैंक यू सो अभी तो मच। हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जो लॉकडाउन के कारण जो गैप रह गया बच्चों में वो भी हमें पूरा करना है। एकदम मैम, एकदम सही आपने कहा कि और बच्चों का जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो बहुत ही डल हो चुका है। वो बच्चे हमेशा उदास रहते हैं, वो पता नहीं चल रहा है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या बैलेंस नहीं कर पा रहे। और मात्राओं की गलतियां बहुत कुछ हो रही है बच्चों में, जो हमें बहुत करना है मेहनत उनके साथ। बहुत मेहनत है मैम, और मेहनत के साथ साथ नए ऐसे ट्रिक्स हमें अपनाने होंगे जिसमें वर्क हो और फल ज्यादा मिले। हाँ। yes. तो वही गतिविधि है जो मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है, और ये गतिविधि आप अन्य कविताओं के लिए जहाँ पर चिड़िया से संबंधित कुछ है वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिया सिखाते समय भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी से चिड़िया बनवाएं और कोशिश कीजिएगा कि जो कुम्हार की मिट्टी है, जो महीन मिट्टी है, वो कहीं से इंतजाम करें और बच्चों से मिट्टी के खिलौने जरूर बनवाइए और उनसे रंग भरवाइए। उससे क्या होता है कि बच्चों को उस हैंड्स ऑन एक्टिविटी, क्योंकि ये ब्रेन एंड हैंड्स कोऑर्डिनेशन वो बहुत अच्छी तरह से होता है और साथ में उनमें रुचि भी आती है। यह गुथी हुई चिकनी मिट्टी है और इसे 4 भागों में बांटे, एक बड़ा 3 छोटा, एक छोटे भाग की
दोनों हथेलियों के बीच में रखे और अंडे की आकृति दे या चिड़िया का सर है। बाकी दो भागों को पंख आकार दे। बड़े भाग से चिड़िया का शरीर बनाए। शरीर का पिछला हिस्सा उठाए और पूंछ बनाए। और होना चाहिए, मैंने और गलत लिखा है। अब चारों हिस्सों को जोड़े, चोंच बनाए और रंग भरे। ये एक्टिविटी। अब बच्चे से ये प्रश्न जरूर बना पूछेगा कि चिड़िया बनाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा। क्या क्या करना पड़ा चिड़िया बनाते समय? क्या क्या हमने किया? आप लोगों ने लिखा, आपने रंग भरे, उसके अलावा उसे कट किया या उसे काटा। और मैंने क्या किया? मैंने आपने दो हिस्सों में बांटा। हाँ, बांटना। उसके बाद उसे एक के ऊपर एक रखा, उसे एक आकृति दी मैंने। आकृति देना। हाँ, उसके बाद उठाना, उसके चोंच को उठाकर रखना, चिड़िया को करना। और उसके बाद जोड़ना, पंखों को जोड़ना और रंग भरना, रंगना रंगना रंगना। तो ये सभी क्या है? एक्टिविटी, जो काम है, एक्शन वर्ड्स, जिसमें काम ये सभी काम क्रिया करना। किए गए। तो अब ये अगर छोटे क्लासेस हैं, मतलब क्लास 2, 3 हैं, तो ऐसा कोई चार्ट दिखाकर, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी वो एक्शन वर्ड से परिचित हो जाते हैं क्लास 1 और 2 में, और जब वो वहां पर वर्क्स करा रहे हैं तभी आप हिंदी में भी क्रिया करवाइए। तब क्या होता है कि बच्चा कोऑर्डिनेट, वही है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब दो सब्जेक्ट्स में सेम टॉपिक भिन्न, वहां पर अंग्रेजी में और यहाँ पर हिंदी में हो रहा है। तो दौड़ना, साफ करना, डांस करना, एक्टिंग करना, यस, क्राई, रोना, और रोना क्राई में रोना, लड़ना, हाँ जी, लड़ना, हंसना, सुनना, पढ़ना, लिखना, लाफिंग, हंसना, पीना, रनिंग, ऊपर चढ़ना, रीडिंग करना, पढ़ना, राइटिंग करना, खाना पकाना, सोचना, झगड़ा करना, पकाना और नाचना, सोचना, पीना, झगड़ा करना, पानी पीना, किसी ने मुझे क्रॉल के बारे में नहीं बताया। रेंगना, 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 ओके, रेंगना सांप वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जब क्रॉल करते हैं, सरकना, खसकना या सरकना, सरकना, सरकना मतलब थोड़ा सा स्लाइड हो जाना, मूव हो जाना। हाँ, हटकर बैठना। सरकना इज लाइक लिटिल मूव एंड सिट। क्रॉल का कौन बताए? स्क्रॉल के लिए कृष्ण भगवान घुटनों के बल चलते थे, घुटनों के बल चलना, तो घुटनों के बल चलना ही क्रॉल है। रेंगना शब्द का प्रयोग सांप के लिए यूज करते हैं, जो रेंगता है, जो जमीन पे ये होता है। तो चलिए, तो ये है क्रिया शब्द है, और बच्चों से आप एक्शन करवा के मोनो एक्ट करवा सकते हैं कि एक बच्चा ऐसे खा के दिखा रहा है, जो छोटे क्लासेस में यूज कर सकते हैं। पढ़ना, लिखना, पढ़ना, डांस करना, दौड़ना, यस, बोलना, कूदना। ये जब एक्शन वर्ड्स आपने उन्हें बता दिया, हंसना, खेलना, रोना, हंसना, ये सब हो गया। अब आप इन एक्शन वर्ड्स से वाक्य बनवाइए बच्चों से, कहिए कि इन एक्शन वर्ड्स का, इन क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी पढ़ना है, लेकिन उसे जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। बच्चों के मतलब नॉर्मल गलतियां कहाँ पर होती है? पढ़ना शब्द उन्होंने देखा और वो लिखते हैं लड़का पढ़ना है ना, क्योंकि वो ना का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उन्हें वो बताना होगा कि ये जो लास्ट में ना लगा है वो बदल जाता है, क्योंकि पढ़ आपका रूट वर्ड है, पढ़ आपका धातु है और ना आपका प्रत्यय है। पढ़ना क्रिया, तो मेन वर्ड जो इसमें है, मूल धातु जो है पढ़ ही है। पढ़ना जब वाक्य में प्रयोग होगा, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ेंगे, ऐसे बदलते जाएगा।
तो इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी कक्षा में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं पढ़ना है, तुम पढ़ना है, नहीं, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूँ, वहां पर बदलता है, क्रिया का रूप बदलता है। कहना, कहती है, कूदना, कूदता है, मैंने 2 बार पढ़ना लिखा हुआ है। भागना, हाँ। भागती है, भागता है, भागा, भागते हैं। भागते तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बस एक ही बात है कि मूल धातु पढ़ और ना आपका प्रत्यय, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मूल धातु के साथ बदलाव आता है। मूल धातु पढ़ और उसमें ती लग जाता है या ता लग जाता है या ते लग जाता है, वो उस लिंग के आधार पर बदलाव आता है। तो जितना हो सके आप, अभी आपने एक चार्ट दिखा दिया और चार्ट में हंसना, खेलना, रोना, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, क्रिया हैं, क्रिया से संबंधित चित्र हैं, उनसे वाक्य जरूर बनवाइएगा और प्रोनाउन यूज करने के लिए कहिएगा। अगर आप प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं है तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहिएगा कि वह पढ़ता है, सॉरी, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। उस तरह के जो भी संज्ञा शब्दों से आप क्रिया का वाक्य निर्माण करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़े हायर लेवल, जो 6 to 8, आई थिंक 5th में भी आप करवा सकते हो, 5th, 6th, 7th, 8 के इसके लिए। पहले आप कुछ पिक्चर्स दिखा लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? सबसे ऊपर झरना बहता है। बहता है या बालिका पुस्तक पढ़ती है। दूसरे वाले पिक्चर में क्या हो रहा है? बालिका पुस्तक बालिका पुस्तक पढ़ती है, एक लड़की किताब पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तीसरे वाले रोहित रोहित बांसुरी बजाता है। रोहित बांसुरी बजाता है। के बाद उनसे कहिए कि इसमें कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो बच्चे बताएंगे बहता, पढ़ती, बजाता वगैरह। लेकिन क्रिया है भी क्रिया ही है जो इज आपको इंग्लिश में या आर इंग्लिश में होता है, क्रिया ही है। तो बहता है क्रिया है, पढ़ती बजाता है के साथ अंडरलाइन करना होगा, वो भी क्रिया है, वो सहायक क्रिया है, उसकी सहायता करती है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो है भी ये क्रिया ही है। अब हम आ जाते हैं, जब आप क्रिया के बारे में जब समझा देंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में आइए, उसका जो परिभाषा है, परिभाषा, लेकिन एग्जाम में हम परिभाषा नहीं पूछते हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह रखूं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्या देखने में? नहीं मैम, जूम कर सकते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट बटन्स नहीं दिख रहे यहाँ पे एड्रेस। ये ठीक है? ठीक है मैम। तो क्रिया की परिभाषा जो हम 5th में भी दे सकते हैं, 6th से लेकर 8th तक में दे सकते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम के होने के बारे में पता चलता है, बोध होना मतलब पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नाचना, रोना, खेलना, हंसना। इसके पहले हमने बहुत सारे चित्र भी देखे, टहलना, चहचहाना, बहना, बजाना, इस तरह के बहुत सारे क्रिया शब्द। अब क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार या भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग होता है, ये है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया संरचना के आधार पर फिर अलग होते हैं। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर जो हम चेक करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में कर्म हो तो बच्चों से कभी ये मत कहिएगा डेफिनेशन के आधार पर, ये हमें बस एग्जाम्पल से शुरू कीजिएगा। पहले एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख लीजिएगा। राम रोटी खाता है। क्या खाता है? रोटी खाता है। अगर क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्या, किसे, तो वो सकर्मक है।
अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। अकर्मक। तो हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन बताते हैं और फिर बाद में एग्जाम्पल। नहीं, पहले हमेशा डेफिनेशन पहले हमेशा एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, उदाहरण के बाद ही परिभाषा में आइए, क्योंकि उदाहरण से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर परिभाषा आप जिस रूप में समझाना चाहते हैं समझा सकते हैं। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? बस प्रश्न पूछिए, राम क्या खाता है? रोटी। आंसर मिला तो सकर्मक, अगर आंसर नहीं मिला तो अकर्मक। बस। पर हमेशा प्लीज कोई म्यूट कर लीजिए, हाँ, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर राम रोटी खाता है में राम करता है, काम करने वाला। रोटी आपका कर्म है और खाता है आपका क्रिया। उन तीनों को अलग अलग बता दीजिए। कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्म जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ना, आप लोग इंग्लिश में करवाते हो, बताते होगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका कर्म है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो सकर्मक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक। वो थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिए ताकि बच्चा कोरिलेट कर सके। ये है सकर्मक। अब हम आते हैं अकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता बैठी है, सीता क्या बैठी है? आंसर मिलता है आपको? नहीं। सीता क्या बैठी है? आंसर मिल रहा? नहीं। आंसर नहीं होगा इसका। सीता क्या बैठी है मतलब क्या बोल सकते? कुछ नहीं बोल सकते। तो जब आंसर मिल ही नहीं रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे सीता आपका करता है, बैठी है आपका क्रिया है, तो कर्म कहाँ है? कर्म है ही नहीं। तो जिसमें कर्म ना हो अकर्मक, जिसमें कर्म हो वो है सकर्मक। यहाँ तक क्लियर है सकर्मक और अकर्मक? मुझे क्लास 1 to 5 के टीचर्स से भी रिक्वेस्ट, आप ये जरूर देखिए, क्योंकि बाद में जब असेसमेंट होगा तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कुछ वाक्य दे देंगे और कहा जाएगा कि इसमें सब सकर्मक और अकर्मक अलग बताइए कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चलते हैं दूसरे वाले पर। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। अभी मैंने बताया तो क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न जोड़े जाने पर यदि उचित उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। अभी इसके पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे। उदाहरण के लिए है सीता ने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। खाना। अगर सीता ने खाना खाया, क्या खाया? खाना। उत्तर आपको मिल गया। सीता खेलती है। सीता क्या खेलती है? पता नहीं। जवाब नहीं है। नहीं है वहां पर, हमें नहीं पता क्या खेलती है। अगर मैं बोलूं सीता क्रिकेट खेलती है तो क्रिकेट तो वो सकर्मक है। वो सकर्मक है, क्योंकि क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट खेलती है। अगर सीता खेलती है केवल है और वहां पर आपको पता नहीं क्या खेलती है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो अकर्मक। अ मतलब नहीं, सा मतलब है। ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक। अगर एक ही कर्म है तो वो एक कर्मक है, अगर द्वि मतलब दो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं तो वो द्विकर्मक है। कैसे? अभी मैं बता दूं। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ता है। राम सीता को पुस्तक देता है। क्या देता है? पुस्तक। पुस्तक देता है। किसे देता है?
सीता को देता है। दो क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं यस मैम। समझ में? क्या पुस्तक किसे? सीता को। सीता तो दो किसे कर्म दे है। रहा है, किसे दे रहा है, क्या दे रहा है, दो प्रश्न के आंसर मिलेंगे तो द्विकर्मक, अगर एक प्रश्न का आंसर मिलेगा एक एक कर्मक। कर्म। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक हाँ, है। मैम। हाँ जी। यस मैम। हाँ जी। तो बस प्रश्न आपको पूछना है क्या, किसे, किससे। तीन में से अगर एक का आंसर मिले तो एक कर्मक, दो का आंसर मिले तो द्विकर्मक। डन। अब है, ये है संरचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से कुछ लोग कहते हैं संरचना स्ट्रक्चर के आधार, पहले था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, और संरचना की दृष्टि के से क्रिया के भेद चार होते हैं। संयुक्त क्रिया, वह अपना काम कर चुका। एक मिनट, हो चुका है, काम कर चुका। यहाँ पर कर चुका दो वर्ब्स हैं साथ में, इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जा रहा है, जा आपका क्रिया है, रहा है आपका क्रिया है। जा चुका वो भी दो। तो जब दो क्रियाएं संयुक्त एक साथ आ रही हैं वो है संयुक्त क्रिया। चला जाएगा, जाएगा, जा चुका, जा रहा है, आ रहा है, रहा है भी आपका क्रिया ही है। तो उसके साथ मिलकर दो क्रियाएं जब मिलती हैं एक संयुक्त का फॉर्म करती हैं, वही है संयुक्त क्रिया। अच्छा, गोल्ड आप सब धातु मतलब जानते होंगे। धातु मतलब मेटल। मेटल, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो सोना चांदी सबको मेटल कहते हैं, धातु। हाँ। तो सोना चांदी वगैरह हम किस रूप में पहनते हैं? गहनों के रूप में पहनते हैं, आभूषण के रूप। आभूषण के रूप में। तो जो धातु है वो किस में बदल गया? आभूषण में बदल गया, जो हम पहन रहे हैं। तो यहाँ नाम धातु क्रिया मतलब, धातु मतलब होता है उसका ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में जब कोई प्रत्यय जुड़ जाए, मतलब प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, पीछे जुड़ता है, जुड़कर एक क्रिया बना दे, वही है नाम धातु क्रिया। यहाँ पर सूखा जो वर्ड है, वो सूखा जो वर्ड है वो विशेषण है, लेकिन उसमें सुखाना ना प्रत्यय के जुड़ने से वो क्रिया बन गया। सुखाना मतलब क्या होता है? ड्राई करना, किसी चीज को ड्राई करना। हाथ, हाथ होता है संज्ञा, लेकिन हथियाना, हथियाना मतलब हड़प लेना, हड़प लेना, छीन लेना किसी से, वो भी क्रिया है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो संज्ञा में या विशेषण में आते हैं, लेकिन उसमें न प्रत्यय जुड़ने से वो वर्ब में चेंज हो जाते हैं, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्रिया के रूप में हम प्रयोग, जैसे चिकना, चिकना मतलब होता है बहुत ही स्मूथ, जो विशेषण है। चिकनाना मतलब उसे स्मूथ बनाना, तो वो आपका क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में आ गया। तो धातु, ये अगर नाम धातु में न प्रत्यय का प्रयोग करके जो वर्ड बनते हैं वो इसके अंतर्गत। बस। अच्छा, हम सब जो टीचर्स है ना, वो एकदम प्रेरणार्थक क्रिया करवाते हैं। बस हम खुद कोई काम नहीं करते, बस करवाते ही रहते हैं। लिखवाना, पढ़वाना, चलवाना, दौड़वाना, बस दूसरे से ही काम कराना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी दूसरे से वो काम करवाना। मालिक नौकर से काम करवाता है, पढ़वाता है, चलवाता है, कहलवाता है। तो जो खुद ना करे, दूसरे से ये काम करवाए, तो वो सभी आपका प्रेरणार्थक क्रिया। हमेशा याद रखिए, टीचर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, बच्चों से सब काम करवा देंगे। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, मतलब एक काम खत्म होगा
उसके बाद ही दूसरा काम शुरू होगा। वह नहाकर स्कूल जाएगा। पहले कौन सा काम करेगा? नहाएगा, नहाएगा फिर स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा। वह पढ़कर सोएगा। पहले पढ़ेगा फिर सोएगा। वह खाकर खेलेगा। तो पहले खाएगा फिर खेलेगा। तो पूर्वकालिक मतलब किसी क्रिया के होने से पहले एक और क्रिया हो जाएगी, तब उसको फॉलो किया जाएगा नेक्स्ट क्रिया के साथ। ये है संरचना की दृष्टि से। ये 4 हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों से जब भी करवाए एग्जाम्पल्स पहले बताए, बाद में से क्या कहते हैं व्याकरणिक रूप में या व्याकरण में, तब फिर बताए। क्योंकि जब बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरह समझेगा तभी परिभाषा को समझ पाएगा। बताइए, यहाँ तक ठीक है? चल पा रहे हैं? हाँ मैम। थोड़ा बहुत क्लियर है? कहीं कुछ डिफिकल्टीज हैं या नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ वो भी बता दीजिए कि मैम बहुत फास्ट जा रही है, थोड़ा स्लो चाहिए, वो भी चलेगा। नहीं, ठीक है, बढ़ूं आगे? ठीक है, तो ये है गतिविधि। और इसमें करना क्या है? गतिविधि बहुत इजी है। आप सब वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो क्लास में जब 40 बच्चे बैठे होते हैं और जब हम कोई एक्टिविटी कराते हैं तो उसे ग्रुप्स में बांट देते हैं कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, वैसे 4 ग्रुप। तो हम ये सकर्मक अकर्मक के लिए क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट जो बगल के राइट साइड के 2 रोज हैं वो सकर्मक हैं, लेफ्ट साइड के जो 2 रोज हैं वो अकर्मक हैं। अब आप एक वाक्य कहेंगे, ठीक है? जैसे मैं कह रही हूँ, राम रोटी खाता है। जो सकर्मक ग्रुप है इमीडिएटली ताली बजाएगा और पूरे ग्रुप को बजाना है। राम खाता है, अकर्मक ग्रुप। वहां पर आप पकड़ सकते हैं कि कौन बच्चा समझा, कौन नहीं समझा। ध्यान से देखते रहिए। जब हम बच्चों से पूछते हैं बच्चे समझ गए सब सर, इतना जोर से ही लाते, यस मैम समझ गए। लेकिन ये एक्टिविटी करवाइए, आप पकड़ लोगे कि 4 या 5 बच्चे होंगे जिन्होंने समझा नहीं है, तब उनके लिए फिर से प्रैक्टिस। तो ये एक इजी मेथड है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। क्योंकि वो बच्चे एक्टिविटी जब करना है तो दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और ताली बजाना है। वो जब देखेगा कि मेरे ग्रुप के सभी बच्चे ताली बजा रहे हैं, मतलब वो सेंटेंस सकर्मक था, तो उसको थोड़ा क्लियर होगा। अब जब देखेगा कि अकर्मक वाले ग्रुप ताली बजा रहे हैं, अकर्मक वाक्य, अच्छा वो वाक्य अकर्मक था, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो जब मतलब बाकियों को पता भी ना चले कि मुझे वो चीज आती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स को पता चल जाए कि हाँ वो बच्चा समझा नहीं। यस फातिमा मैम, कुछ चाहिए? यहाँ पर आपका नाम आ रहा। नहीं नहीं मैम, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, डन। तो एक एक्टिविटी यूजफुल होगा हमारे बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन समझा है और कौन नहीं समझा है। एक्शन वर्ड्स भी आप उसी तरह करा सकते हैं। हंसना, तो देखिए कि एक ग्रुप को हंसना है और दूसरे ग्रुप को 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्रिया शब्द और संज्ञा शब्द के बीच में अंतर कर पा रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अभी भी टॉपिक क्लास में मत बताइएगा, सरप्राइज होना चाहिए। तो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? मैम मैं। हाँ पढ़िए। नीचे दी गई पंक्तियों पढ़िए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चने की चटनी चटाई। बस बस, कौन फास्ट पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्लीज प्लीज। हाँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चौराहे पर चांदी की चम्मच से चने की चटनी चटाई। थोड़ा और फास्ट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चने की चटनी चटाई।
वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चने की चटनी चढ़ाई। वेरी गुड। ऐश्वर्या मैम? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चने की चटनी चटाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चने की चटनी चटाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और थोड़ा ये एक और? मूवी में था, कभी खुशी कभी गम मूवी के अंदर आया था ये, उसमें हाँ जी। थोड़ा सा डिफरेंट था। वहीं से लिया गया है। वो थोड़ा सा ऐसे था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हाँ, क्योंकि चांदनी वहाँ रात में चौराहे चटनी पर नहीं चटाई। देंगे, चौराहे पर अगर नहीं देंगे तो और फास्ट हो जाते, तो थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए बीच में, वहां पर संभाल के बोलना है। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चने की चटनी चटाई। यस। तो बच्चे जो जितना फास्ट बोल सके उनसे बुलवाइए, और देखिए कि कौन कितना फास्ट बोलता है, और देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी, हमसे भी ज्यादा जल्दी जल्दी बोलेंगे। अब हम आते हैं रियल टॉपिक पर। अच्छा, चटनी किसने चटाई? चाचा ने। चाचा ने। चटनी किसको चटाई? चाची चाची को। को। चटनी किससे चटाई? चम्मच से। चम्मच से। चटनी कहाँ चटाई? चौराहे पर। चटनी कब चटाई? चांदनी रात में। तो ये सब ने, को, से, में, पर, वो सब क्या है? कारक। कारक है। संज्ञा को, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के क्रिया साथ से। जोड़ता है ना? तो यहाँ पर अब हमने वही पढ़ा कि किसने काम किया? चाचा ने काम किया। किसके लिए? चाची के लिए। किससे? चम्मच से। कहाँ पर? चौराहे पर। कब? चांदनी रात में। तो यहाँ पर आपका संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के साथ जुड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? बीच में कारक चाहिए। और जो भी काम करता है, काम करने वाला चाचा ने काम किया, इसलिए वो कर्ता कारक है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप कारक पर आइएगा। सडनली कारक शब्द से सबसे पहले बोर्ड पे कारक लिख देते हैं, नहीं, कभी नहीं। पहले कोई एक छोटी सी एक्टिविटी कराइए, थोड़ा सा उनको ये करवाइए कि हाँ, ये ने, को, से, पर हम जहाँ यूज करते हैं उसका यूज क्या है, एक्चुअली हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि वो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ता है। अब एक छोटी सी कविता है जो बच्चे अपने से लिखते हैं, उनको बोलिए अपने से लिखने के लिए, कोई चिंता नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगे चलेगा। मुन्ने ने रोटी खाई, मुन्नी को भी रोटी भाई, दादी के लिए रोटी लाई, मुन्नी से हुई लड़ाई। मुन्ना की रोटी पर मुन्नी ने लगाई चटनी, दोनों की दोस्ती अपनी। ये क्लास 8 के बच्चे ने लिखा है, जो मैं बोली लाओ मैं अपने वर्कशॉप के लिए यूज करती हूँ। और क्योंकि मैंने कहा था कि सभी कारक उसके अंतर्गत उसमें आने चाहिए, तो बच्चा बेचारा वो लड़की बैठकर लिखते रही कि हाँ यहाँ आ रहा है, और उन सब चीजों को रेड कलर से उसने हाईलाइट भी किया। तो बच्चों को कहिए कि 2 या 3 ऐसे पंक्तियां लिखिए जिसमें कारक का प्रयोग है, परसर्ग का प्रयोग है। क्लास आई थिंक 4, 5, 6 में ही आप लोग कारक से इंट्रोड्यूस करवाते होंगे, 1, 2, 3 में तो इंट्रोड्यूस नहीं करते होंगे। 5th के बाद स्टार्ट हो जाता है, 5th 6th 6, 7 में करवाते। अच्छा, और एक है का, की और के का प्रयोग, ये आप क्लास 4 के लिए यूज कर सकते हैं। का, की और के का प्रयोग। का, राम का भाई, की, राम की बहन, और राम की बहनें, के, राम के भाई। अच्छा, जब हम कल सर्वनाम कर रहे थे तभी हम तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे जो हम प्रयोग कर रहे थे, रा, री, रे, वो भी परसर्ग ही हैं, वो भी कारक ही हैं, जो आपको सर्वनाम के साथ जुड़कर एक ये देते हैं, मतलब बताते हैं, रिलेशंस बताते हैं। तो का शब्द का अर्थ, का जो परसर्ग है आपका या कारक चिन्ह है, वो पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। राम का भाई, सीता का भाई, या
इस तरह से जहां पर नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो पुल्लिंग रूप में है तो का शब्द का प्रयोग। की, राम की बहन, राम की बहनें। हाँ जी। राम के भाई, वहां पर के का प्रयोग भाई के वजह से वहां पर पुल्लिंग में बहुवचन में हुआ है। का, की और के का प्रयोग आप क्लास 4 में करवा सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ का आएगा और कहाँ की आएगा। राम डैश रोटी खाई, क्या होगा? कौन सा? राम ने रोटी खाई। मोहन डैश भाई जा रहा। मोहन का भाई मोहन का भाई। अच्छा, अगर भाई की जगह बहन होता तो की मोहन की बहन जा रही है, यस, बहन जा रही है। हाँ, वहां पर भी बदलाव आएगा। तो याद रखिएगा कि मोहन की वजह से का और की में नहीं आता, वो उसके बाद का शब्द जो है, भाई है, बहन है, लड़का है, लड़की है, उस पर ही कारक चिन्ह बदलता है। सुरभि डैश पेंसिल खो गई। की पेंसिल खो गई। सुरभि की पेंसिल खो गई, उनकी पेंसिल फेमिनाइन। सौरभ स्कूल डैश है। स्कूल में है, स्कूल पर है। स्कूल में है। स्कूल में है। पर मतलब ऑन होता है, में मतलब ओके, स्कूल में है। हाँ, तो आप इंग्लिश में भी जरूर बच्चों को दे दीजिएगा। में मतलब एट, पर मतलब ऑन। डैश सौरभ इतनी जल्दी आ गया। अरे सौरभ इतनी जल्दी आ गया। अरे तो संबोधन के लिए रे, अरे, ये सब भी हम संबोधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बड़ी कक्षाओं के लिए आते हैं, 6, 7, 8 के लिए। तो 6, 7, 8 में आप एक वाक्य दे दीजिए। दादी पूजा फूल तोड़ो, मैंने चम्मच खीर खाई। क्या मिसिंग है? दादी पूजा के लिए फूल तोड़ो, दादी ने चम्मच से फूल तोड़े। तो बीच में ने मिसिंग है और के लिए मिसिंग है। तो क्या वाक्य का दादी पूजा फूल तोड़े कोई अर्थ बनता है? नहीं कोई अर्थ नहीं बनता। तो अगर कारक नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, तो वाक्य में अर्थ ठीक से नहीं आएगा। इसलिए कारक चिन्हों का होना बहुत जरूरी है। मैंने चम्मच खीर खाई, चम्मच से खीर खाई। अगर से नहीं है तो वहां का वाक्य गलत हो जाएगा, अधूरा है। नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कारक का होना जरूरी है और कारक का सही स्थान पर प्रयोग होना, सही कारक चिन्हों का प्रयोग होना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर। ये है इसकी परिभाषा। एक एग्जाम्पल देने के बाद ही आप परिभाषा के बारे में बताएं कि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम उसे क्रिया के साथ जोड़ने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये है आपका कारक चिन्ह। अब बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि इसे रट लो तो बच्चे रट पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हमें कोई इजी मेथड सोचना ही होगा। इजी मेथड ये है कि बच्चों को गाना बहुत पसंद होता है, म्यूजिक अगर उससे संबंधित कुछ रिदमिक और वो जो ट्यून है उनका कोई मॉडर्न सॉन्ग से हो तब और ज्यादा जल्दी वो याद रखते हैं। तो इसके लिए गीत जो मैंने बनाई है वो मैं गाना चाहूंगी, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंधा की अधिकरण में पर, संबंधा की अधिकरण में पर, संबोधन है अरे संबोधन है अरे, संबोधन है अरे संबोधन है अरे। तो गीत के रूप में उन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा मैम। कोई भाग तो नहीं गए, सब है टीम। नहीं मैम, बहुत अच्छा। तो अगर इसके साथ अगर आप कोई ढपली बजा सके
या बच्चे अगर कुछ बजा सके ताली के साथ ये कर सके तो वो एकदम याद हो जाता है। और क्लास में जब भी आप कारक करा रहे 1 वीक इसे गीत का अभ्यास करवाइए, उन्हें गाने के लिए कहिए, तो कारक चिन्ह कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रहेगा। और जल्दी से वो गाना रिवाइंड करके, अच्छा संबंध में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, अपादान में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। मैम ये गाना लिख के भी आप डाल दीजिए एक बार, क्योंकि मैं लिख नहीं पाई, पूरा लिखने की कोशिश कर रही थी, आप बोल रहे थे जब। अच्छा यही है मैम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, उसी को मैंने गीत पता में नहीं। डाला था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में संबोधन है रे, अधिकरण में संबोधन है रे। वाह कल्याणी मैम, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। बहुत जल्दी आपने सीख लिया। और बहुत आप बढ़िया। आपकी मर्जी, आप जो भी ट्यून डालना चाहते हैं, ये थोड़ा इजी था। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध के की अधिकरण में पर, संबंध के की अधिकरण में पर, संबोधन के करे, संबोधन के करे। तो ये थोड़ा रिदमिक बन गया था। तो अगर आप लोग नया ट्यून डाल सके तो बहुत अच्छे, और साथ में मुझे भी जरूर भेजिएगा ताकि इस नए गीत को कहीं और सिखा सको। तो ये है कारक गीत जो आप क्लास में गवा सकते हैं। 6, 7 और 8 तीनों क्लास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम आता है कारक चिन्हों का जब वो समास करते हैं। तो समास के साथ जुड़ा हुआ है कारक चिन्ह, तो इसलिए इसे पक्का कर लेना। तत्पुरुष समास पढ़ाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए 6, 7, 8 में वो बेस अगर कारक चिन्ह अच्छी तरह से कर ले तो 10th में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कर्ता कारक जब भी कराएं कभी भी परिभाषा नहीं, सबसे पहले एग्जाम्पल। माँ ने सब्जी बनाई, किसने बनाई? माँ। करता। तो जो भी काम करता है उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है जो कर्ता कारक कहलाता है। और उससे ज्यादा परिभाषा उसे ना दे, बस एग्जाम्पल और उसे समझा दे। और इसके बाद वाले सेशन में भुवनेश्वरी मैम आपको ने का प्रयोग और भी सिखाएंगी। तो आज आप कर्ता कारक ने कहाँ प्रयोग होता है, कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है वहां पर उस ने का प्रयोग होता है। लेकिन इसके और भी नियम है कि ये केवल भूतकाल में ही प्रयोग होता है, वर्तमान काल में प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक के बाद हमारा आता है कर्म कारक। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, किसको? छात्र को। तो जहां पर कोई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे ही कर्म कारक कहते हैं। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप दे सके दीजिए। कभी कभी कर्म छुपा होता है लेकिन वो कराने की जरूरत नहीं है, लुप्त कर्म कराने की जरूरत नहीं है। लुप्त कर्म मतलब छुपा होता है लेकिन वो 6, 7, 8 के बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे उससे। यस एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। करण कारक की सहायता। अच्छा बच्चा गेंद से खेलता, किससे खेलता है? बॉल से। बॉल से, गेंद से। उसे खेलने में कौन सी चीज सहायता कर रही है? गेंद। तो गेंद से खेलता। तो कोई काम करने के लिए जिसकी सहायता ली जाए वही करण कारक है, और वो जो उसका चिन्ह है वो है से। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें ज्वाइनिंग का सेंस होता है। अच्छा सबसे पहले हमारा फ्रेंडशिप होता है या सबसे पहले फाइट हो जाता है? अब हम सब फ्रेंड्स बन गए हैं, हम सब जुड़ गए हैं। यस हाँ मैम। तो करण से पहले जुड़ाव आता है, सबसे पहले हम जुड़ते हैं। तो जहां पर भी ज्वाइनिंग का सेंस आए, जुड़ने का सेंस आए, वो करण कारक है। तो मैं कलम से लिखती हूँ तो कलम से जुड़ी हुई हूँ। उसी तरह से दिल से बोलती हूँ तो दिल से ये बात निकल रही है। तो यहाँ पर जहां ज्वाइनिंग का सेंस आए वो आपका करण कारक है। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। प्रदान मतलब देना।
यस, अगर आप किसी को कोई चीज देते हैं दान प्रदान के लिए, तो वो आपको संप्रदान कारक में आता है। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, तो के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह है। आपादान, यहाँ पर देखिए, पहले तो फ्रेंडशिप हो गई, अब हम लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो अपादान कारक जहाँ पर अलगाव का बोध हो, जहाँ एक दूसरे से सेपरेट होते रहे, हम एक दूसरे, कोई भी चीज किसी चीज से अलग होने की अलग होने का बोध हो या समझ में आए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है या नहीं? अलग हो रहा है। मेज से पुस्तक गिरी, तो उससे अलग हो गया, हाँ, पुस्तक मेज से अलग हो गया। अलग हो गई। उसी तरह से कल्याणी से मधु छोटी है, कल्याणी से मधु छोटी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया? वहां पर भी से प्रयोग है, कल्याणी से मधु छोटी है, तो वो जो से है दोनों के बीच में डिफरेंस लेकर आया कि इसका मतलब है कि कल्याणी बड़ी है और मधु छोटी है, तो वो ही हम, वो जो से है वो भी हम अपादान कारक के अंतर्गत लेते हैं। अब हम आ जाते हैं संबंध। जो संबंध हम का के की, हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, नंदनी के पापा आए हैं, उसके बाद रमन की कमी है, तो हम ऑलरेडी का की और के संबंध रिलेशन बताने के लिए आपने एपॉस्ट्रोफी एस इंग्लिश में सुना होगा, सीता's फादर, सीता's सिस्टर, तो सीता की बहन, वो जो की है वो एपॉस्ट्रोफी एस है एक्चुअली। रामा साइकिल, राम का साइकिल, वो जो एपॉस्ट्रोफी एस है इसका मीनिंग है का, ठीक है। तो इंग्लिश में जो एपॉस्ट्रोफी एस होता है वही है यहाँ पर का की। अब हम आ जाते हैं अधिकरण। अधिकरण मतलब में और पर। टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर कंप्यूटर रखा है। में मतलब एट और पर मतलब ऑन। बच्चे हमेशा लिख देते हैं मतलब कुर्सी में बैठा हूँ, तो क्या कुर्सी के अंदर बैठे हैं? नहीं, कुर्सी पर बैठा है। ऑन, ऑन, वो डिफरेंस ऑन और एट का जरूर कर पाइए। उसके बाद आता है संबोधन, बुलाना, किसी को बुलाने के लिए, अरे, हे, तो ये हे अरे संबोधन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये आपका कारक है। जो कारक 8 है, 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के की, संबोधन, हे अरे। तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर गीत के रूप में बच्चे गा सके, उसे समझ सके, बोल सके तो काफी पहचान सके। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, जल्दी से फटाफट इसके आंसर्स बताइए। मुझे नदी से बहुत प्यार है। एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग का सेंस हो रहा है। उन दिनों से आपका परसर्ग है, वेरी गुड। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। संबोधन कारक कहाँ है? अधिकरण। अधिकरण कहाँ है सर? में अधिकरण में पर। मोहन की दवा मेज पर है। संबंध और अधिकरण दोनों है। की आपका संबंध है और पर आपका अधिकरण। हे सुनील, तुम मेरे घर कब आओगे? संबोधन कारक है, मेज पर है। ये आपका जो है संबोधन है। केशव ने चिड़िया को छुआ। चिड़िया को कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म दोनों है मैम। यस, कर्ता और कर्म दोनों।
को आपका कर्म है। जब भी आपको डाउट आए कि ये कर्म होगा या संप्रदान होगा, के लिए यूज कीजिए। अगर के लिए के साथ वाक्य बन जाता है तो वो संप्रदान, संप्रदान में के लिए भी आता है। कि अध्ययन करने से अच्छे गुण मिलते हैं। अबाधन करण करण कारक कर्म कर्म करण कारक क्या होगा? कर्म कारक करण ही होगा। ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर अबाधन अबादान कारक नहीं ना, नो नो करण से ही होगा, करण ही होगा। क्यों करण होगा सर, बताइए मनोज सर। तो हाँ जी, करण कारक इसमें वही मैं बोल रही हूँ, क्यों होगा? मैम इसमें से का प्रयोग किया गया है। नहीं तो फिर अपादान से भी तो है ना, अपादान से का प्रयोग भी तो होता है। मैम, अध्ययन करने से अच्छे गुण जुड़ते हैं, जुड़ता है इधर। जुड़ने का, मिलते हैं, करने से अच्छे गुण मिलते हैं। यहाँ पर ज्वाइनिंग का, जहाँ पर जुड़ाव का बोध है वो आपका करण से है। जहाँ से अलगाव का बोध है, जिसमें सेपरेशन का बोध होता है, वो अपादान से। मैंने राधा को पुस्तक दी। कर्म कर्म कर्ता कारक और कर्म। किसी कर्म कारक मैम किसी मैंने राधा को वो पुस्तक राधा दी। को किसी दूसरे को दी कर्म है। कर्म संप्रदान मैम, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए ओ देना होता है, यस हाँ, मैम, देना होता है, संप्रदान। प्रदान करना होता है, तब हम वहां पर, इसलिए संप्रदान, प्रदान मतलब देना, दान। तो वो वर्ड हमेशा बच्चों के दिमाग में डालिए कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, इसलिए के लिए शब्द के लिए भी है परसव के रूप में वहां पर, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या गतिविधियां कराई जा सकती है? तो पाठों में आए कारक चिन्हों को रेखांकित डेफिनेटली करवाइए, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हो या छोटे क्लास में हो, 3, 4, 5 हो। कारक चिन्हों का पाठ में जब लेसन पढ़ा रहे हैं तो बोलिए कि चलो बेटा, का के की कहाँ आया है, रेड स्केच पेन से या ब्लू स्केच पेन से या पेंसिल से राउंड बनाइए और उन वाक्यों को बार बार पढ़िए। कारक गीत का अभ्यास करवाना, जो अभी मैंने कहा है वो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना एक गीत बना सकते हैं। आप आराम से आप अपना एक गीत बना सकते हैं। कोई अगर कोई आपके पास कोई नया आइडिया है, गतिविधि है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कारक चार्ट बनवाना और अंग्रेजी अर्थ भी साथ में देना। जरूर कारक के सभी भेद लिख दीजिए, बड़ा सा चार्ट पेपर बनाइए। जब भी कोई भी टॉपिक चले उससे रेलेवेंट एक चार्ट आपके क्लास में होना चाहिए। बच्चा जब देखता है बार बार उस शब्द को या उस चीज को, तो वो बहुत दिनों तक याद रखता है। तो कोशिश कीजिएगा कि चार्ट वर्क जरूर करवाएं। फ्लैश कार्ड्स, अच्छा और एक एक्टिविटी है, आप वाक्य लिख लीजिए और छोटे छोटे कागज पर का, के, की, में, पर सब लिख लीजिए फ्लैश कार्ड्स की तरह। और वो उस वाक्य में जो फिल इन द ब्लैंक है, वो सही कारक का फ्लैश कार्ड उठाएगा और बताएगा कि हाँ, यहाँ पर ये कारक चिन्ह आना चाहिए। ग्रुप्स में एक्टिविटी करवाइए, तब क्या होगा कि ग्रुप का सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा और उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा। हमेशा जब ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी लगता है कि उनके साथ बैठकर सीख लेगा, कुछ ना कुछ उसे भी समझ में आ जाएगा। ये एक्टिविटीज हैं जो आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ध्यान में या अनुभव में अगर कुछ है तो प्लीज हमारे साथ साझा कीजिए।